अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रेजी फेसेस। एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़फ़र रहमान। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है फ़ेज़ के बारे में। फ़ेज़ क्या होता है, जैसे मैंने डिफिनीशन यहाँ लिखी हुई है कि इट शोज़ द स्टेट ऑफ एन ऑसिलेटर। फ़ेज़ हमारे पास किसी भी ऑसिलेटर की जो स्टेट होती है कि कैसे वो मोशन कर रहा होता है उसको शो करता है। या फ़ेज़ में उसके अलावा एंगल को भी कहता हूँ। हमारे पास जो एंगल है, ठीक है, एंगल थीटा, ये भी हमारे पास फेज़ होता है, लेकिन कैसे, जो हमारे पास बराबर होता है ओमेगा टी। निकला कहाँ से है? अगर हमने एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ा था कि वो होते हैं थीटा डिवाइडेड बाय टी, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर इन यूनिट टाइम ये ज़ाहिर करता है एंगुलर वेलोसिटी को। तो अगर इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आता है। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा एंगल जो हमारे पास जब एक बॉडी सिंपल हमारे मोशन कर रहा होता है तो हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट्स को या उसकी मोशन को सेटिस्फाई करता है कि हमारे पास इसकी डायरेक्शन और इसकी मोशन दोनों हमारे पास एट ए टाइम जो है उसकी सेटिस्फाई हो रही होती है। तो उसे कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये फेज़ है। यानी कि फ़ेज़ हमारे पास इस एंगल को भी कहते हैं जो किसी भी ऑसिलेटर की मोशन और उसकी डायरेक्शन को सेटिस्फाई करे, तो उसे भी हम फ़ेज़ कहते हैं। तो ये भी फ़ेज़ हो गया और ये भी हमारे पास फ़ेज़ हो गया। अब फ़ेज़ हमारे पास ये है जो कि जब भी हमारे पास मोशन होती है, लाइक अगर मैं कोई भी सर्कुलर मोशन ले लूँ, इसकी इक्वेशन हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल डिराइव करनी है जो यहाँ बुक में लिखी हुई है। तो उसके लिए हम ऐसे करें कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ से बांधा हुआ है, ठीक है, यहाँ से, और वो बॉडी हमारे पास ऐसे मोशन कर रही है। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे पास आर है, ठीक है, जितना वो सर्कल है उसका रेडियस है। ठीक है, अब ये हमारे पास मूव करेगा ऑल अराउंड इस तरह, या ऐसे या ऐसे हमारे पास मूव कर रहा है। तो अगर इसकी मैं प्रोजेक्शन ड्रा करूँ, ये इस एक्स एक्सिस पर इसकी प्रोजेक्शन ड्रा करूँ, ये देखने के लिए कि हमारे पास ये एग्जीक्यूट करता है सिंपल मैग्नेटिक मोशन, यानी ये भी एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ से हम इक्वेशन निकालते हैं कि अगर मैं कहूँ कि ये इसकी प्रोजेक्शन है, ये पॉइंट इसकी प्रोजेक्शन, अगर ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर इसकी प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगी, अगर ये पॉइंट यानी कि ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगी। तो जब जहाँ जहाँ ये जा रहा है, ठीक है, यानी कि मेरे पास अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगी। जो ये ऑब्जेक्ट इस तरह आएगा ऐसे, इसकी प्रोजेक्शन भी इस तरह इस पॉइंट पे आती जाएगी। मेन पोजीशन इसकी ये है, बिल्कुल यहाँ आएगी। इसके बाद फिर जब ये ऑब्जेक्ट इस तरह यहाँ आ जाएगा तो इसकी जो है वो ये प्रोजेक्शन यहाँ चली जाएगी। तो इस तरह ऑल ओवर द सर्कुलर मोशन हमारे पास इसकी जो ये पॉइंट है ये हमारे पास ये चेंज होता रहेगा, यहाँ से उधर मोशन करना, उधर से इधर मोशन करना। तो ये हमारे पास एक कंटिन्यूस ऐसे मोशन करता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम फिर दोबारा वो दूसरे टॉपिक में हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारे पास सर्कुलर मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ठीक है, लेकिन चूँकि हमने यहाँ वैल्यू निकालनी होती है, अब हमें पता है कि इस सेंटर से लेकर हम कहीं भी अगर ये प्लेस कर लें, जितनी भी पॉइंट्स मैं लगा रहा हूँ, सपोज ये सारे पॉइंट्स इधर यहाँ तक, ये सारे पॉइंट छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट है ये मीन पोजीशन से। लेकिन ये जो पॉइंट है लास्ट वाला, इससे ये ऑब्जेक्ट बाहर नहीं निकल सकता, बिकॉज फाइनल इसकी लास्ट पॉइंट ये है। मतलब इस ऑब्जेक्ट से ये बाहर नहीं निकल सकता। अगर बाहर नहीं निकल सकता इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये पॉइंट जो है, ये इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसे हम एक्स नॉट कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट अपनी मोशन के दौरान ये मैक्सिमम, ये इसका एक्स है, ठीक है, ये इसका क्या है, एक्स है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, इसका एक्स, यानी कि अगर ये प्रोजेक्शन, ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ आ जाएगा तो ये प्रोजेक्शन इसकी डेफिनेटली यहाँ होगी, तो हमारे पास एक्स नॉट के बराबर होगा। ठीक है, तो चूँकि मोशन हमारे पास लॉन्ग एक्स एक्सिस होती है तो हम इसकी इक्वेशन को निकालने के लिए हम कॉज ऑफ थीटा लेते हैं, बिकॉज हमारे पास बेस ये है और एंगल हमारे पास ये आता है, तो ये बेस है। तो हम इसकी जो है वो कॉस थीटा की वैल्यू होते हैं। कॉस थीटा हमारे पास बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है x इज़ इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा। तो ये वो इक्वेशन आ गई जो बुक में यूज़ हुई है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये आई कहाँ से, ये यहाँ से आई है। ठीक है, और हम जो स्टूडेंट जो होते हैं वो थोड़ा इस बारे में सोचते भी नहीं, हालांकि ये इनकी डेरिवेशन जो है वो सर्कुलर मोशन में हुई है, लेकिन फिर भी चलो
मैंने दोबारा कर दी क्योंकि यहाँ हमने ड्रैग यूज़ की हुई है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं, चूँकि आर के बारे में हमें पता है कि आर मैक्सिमम डिस्प्ले, जैसे मैंने यहाँ बात की, आर मैक्सिमम जो है वो यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ऑब्जेक्ट अपनी मोशन के दौरान इस पॉइंट से बाहर नहीं जा सकता, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ पॉइंट ये इसका रेडियस है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आर हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसे मैं एक्स नॉट भी कहता हूँ। तो इसकी जगह मैं एक्स नॉट पुट कर सकता हूँ, तो एक्स इज़ इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ थीटा। तो ये मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब थीटा के बारे में मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन किया कि वो किस चीज़ के बराबर है, ओमेगा टी के बराबर होती है। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। ये इक्वेशन आ गई। अब हमने ये करना है कि इस इक्वेशन को हमने एक सेट ऑफ, मैं एक इक्वेशन यहाँ से बनाऊँगा, एक्सप्रेशन इससे थोड़ा सा आगे लेकर जाऊँगा 1-2 स्टेप। उसमें एक ऐसी इक्वेशन आएगी जिसमें हम फिर टाइम पुट करेंगे किस चीज़ के लिए, यानी कि फेज़ को मालूम करने के लिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब हम मालूम कर लेंगे तो फेज़ के कुछ और भी डिफिनीशन है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास ओमेगा किस चीज़ के बराबर होता है, एज वी नो दैट ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टी। तो ओमेगा कैसे 2 पाई डिवाइड बाई टी पाई, लेकिन यहाँ देखें हमारे पास ओमेगा होता है थीटा बाई टी। जो थीटा है हमारे पास वो एक राउंड में हमारे पास 2 पाई रेडियंस होते हैं, और जब हम सर्कुलर मोशन में या एक्सीलरेशन में बात कर रहे होते हैं तो टी हमारे पास कैपिटल टी के बराबर होता है। तो इस तरह हमारे पास ओमेगा 2 पाई टी के बराबर आ जाता है। तो यहाँ हमारे पास ओमेगा इज इक्वल 2 पाई टी मैंने लिख दिया, इसकी जगह मैं इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ 2 पाई डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये मेरे पास वो इक्वेशन आ गई है जो इक्वेशन मुझे जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन जो है वो जिसके थ्रू मैं ऑसिलेशन जो है वो ड्रॉ करूँगा। यानी कि ये वो इक्वेशन है, वो इक्वेशन हमारे पास आ गई है जिसके थ्रू मैं ऑसिलेटरी मोशन जो है वो ड्रॉ करूँगा कि कैसे हमारे पास वेव मोशन होती है। और आप खुद भी देखेंगे कि कैसे हमारे पास इन्होंने जो बुक में जगह जगह वेव्स बनाई हुई हैं, तो वो वेव कैसे बनी हुई हैं और विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास वो वेव कैसे मोशन को एग्जीक्यूट करती हैं। तो इससे हम पूरी इक्वेशन निकालेंगे, लेकिन उससे पहले 1-2 डिफिनीशन हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, फेज़ के बारे में। तो फेज़ के बारे में 1-2 डिफिनीशन ये हैं कि फेज़ के अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं। फेज़ के बाद हमारे पास कुछ टर्म्स ये होती हैं कि हमारे पास होता है इन फेज़। इन फेज़ क्या होता है, 2 क्वांटिटीज़ के बारे में जब हम कहते हैं कि वो दोनों क्वांटिटीज़ इन फेज़ हैं, तो हम कहेंगे कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सेम होगा। इन पॉइंट का मतलब हो गया कि सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारे पास इन फेज़ कैसे, यानी कि अगर यहाँ मैं ड्रॉ करूँ इसकी एक एग्जांपल, तो मेरे पास एक इक्वेशन है जो मेरे पास, ये एक क्वांटिटी है सॉरी, वो हमारे पास इस तरह है। दूसरी क्वांटिटी जो है हमारे पास वो बिल्कुल इसी यहीं से स्टार्ट हो रही है, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास स्टार्ट हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों क्वांटिटीज़ इन फेज, बिकॉज दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास क्या है, इन फेज है। और दूसरा हमारे पास है आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज क्या है, आउट ऑफ फेज के बारे में कहते हैं हमारे पास कि डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट। इसका हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। कैसे, यानी कि अगर मैं यहाँ इसकी एग्जांपल ले लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास एक जो क्वांटिटी है उसको हम ऐसे ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी क्वांटिटी यहाँ से नहीं बल्कि सपोज़ यहाँ से शुरू हो रही है, ऐसे। ठीक है, ऐसे शुरू हो रही है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि दोनों क्वांटिटी आपस में इन नहीं बल्कि आउट ऑफ फेज है। अब आउट ऑफ फेज कितनी है वो हमारे पास उसके इस फार्मूले से भी पता चल सकता है, और नॉर्मली भी हम देख सकते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, ये स्टार्टिंग पॉइंट मैक्सिमम है। तो हमारे पास इसका यानी कि फ़र्क इसमें क्या होगा, कितनी डिग्रीज आउट ऑफ फेज या इन फेज तो हमारे पास चलो बिल्कुल स्टार्टिंग एक जैसे हो गया, लेकिन आउट ऑफ फेज होता है फिर हमारे पास डिग्रीज में हम उसकी एक्सप्रेशन करते हैं कि कितनी डिग्रीज है हमारे पास वो इन फेज है, कितनी डिग्री हमारे पास ये आउट ऑफ फेज है। 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, उस पर भी बात करेंगे। और जो 2 और डिफिनीशन है उसके बारे में बात करते हैं। वो हमारे पास है एक डिफिनीशन जो है हमारे पास, उसके बारे में हम कहते हैं कि वो हमारे पास होता है लीडिंग।
लीडिंग क्या होता है? अगर मैं किसी चीज़ के बारे में कहूँ कि ये क्वांटिटी उस क्वांटिटी से लीड कर रही है, तो लीडिंग हमारे पास उस वक्त होगी व्हेन क्वांटिटी क्रॉस ज़ीरो फर्स्ट। जब जो क्वांटिटी पहले ज़ीरो को क्रॉस करेगी वो लीड कर रही होगी, और दूसरा हमारे पास जो आता है वो है लैगिंग, व्हेन क्वांटिटी क्रॉसेस ज़ीरो लेटर। यानी कि जब हमारे पास लीडिंग वो क्वांटिटी करेगी जो ज़ीरो को पहले क्रॉस करेगी, लैगिंग वो क्वांटिटी करेगी उसकी पीछे आ रही होगी। अभी इसकी एग्जांपल मैं यहीं से लेता हूँ, यहाँ देखिए, इस इक्वेशन के बारे में मैं बात करूँ, ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है जबकि ये मैक्सिमम तक पहुँच चुकी है। तो इसका मतलब है कि ये जब स्टार्ट हुई तो ये मैक्सिमम तक पहुँच चुकी थी, तो मतलब ये लीड कर रही है, जबकि ये वाली जो है हमारे पास ये लैग कर रही है। ठीक है, तो ये नहीं कि इसके बारे में हम कहेंगे कि ये क्वांटिटी लीड कर रही है और ये क्वांटिटी लैग कर रही है, क्योंकि ये पीछे आ रही है और ये यानी कि उससे आगे जाएगी। जब ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रही थी ये यहाँ तक पहुँच चुकी थी वैल्यू, इसका मतलब ये पहले स्टार्ट हुई है, इसने पहले ज़ीरो क्रॉस किया होगा और ये बाद में इसको क्रॉस कर रहा है ज़ीरो को, तो ये लीड हो रही है, आगे जा रही है, और ये यानी कि लैग पीछे आ रही है। तो इस तरह हमारे पास हम लीडिंग और लैगिंग की फिर बात करेंगे कि कौन सी क्वांटिटी कितना लीड कर रही है डिग्रीज़ में, फिर हमारे पास वो लीडिंग भी होती है और लैगिंग भी होती है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, वो हमने लीडिंग पढ़ लिया, लैगिंग पढ़ लिया, इन फेस पढ़ लिया, आउट ऑफ फेस पढ़ लिया। अब हमने जैसे बात की थी कि इस इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम जो है इससे हम मुख्तलिफ वेव्स की स्टार्टिंग पॉइंट बयान करेंगे कि अगर मैं इसमें टाइम को डिफरेंट पुट करूँ तो एक वेव को ड्रॉ कैसे कर सकता हूँ। लुक एट दिस, अगर मैं यहाँ वेव की एक्सप्लेनेशन करूँ, ये मेरे पास एक मैंने वेव ड्रॉ कर रहा हूँ, ये उसका मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, एम्पलीट्यूड हो गया प्लस में, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड हो गया माइनस में। ठीक है, अब जो टाइम है वो मैं 4 हिस्सों में, नॉर्मल तो हमारे पास टाइम t है ना, अब इस t को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। तो 4 हिस्सों में कैसे डिवाइड करूँगा, पहला हिस्सा हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा t/4। अगर दोबारा मैं ऐसे t/4 ऐड करूँ तो दूसरा हिस्सा हमारे पास t/2 बन जाएगा, दोबारा ऐड करूँ तो 3t/4 बन जाएगा, और लास्ट में हमारे पास हिस्सा t बन जाएगा। इस तरह आगे जाते जाएंगे, यानी कि इस हिस्से में मैं t/4 ऐड करता जाऊंगा तो हमारे पास इस तरह हिस्से बनते जाएंगे। इसको एग्जांपल मैं सिंपल ऐसे दूंगा, अगर मैं आपको कहूँ कि जो 100 है इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करो तो इसका एक हिस्सा जो है वो हमारे पास 25 आ जाता है। अब अगर आप 100 को प्लाट करोगे तो 25 प्लाट करोगे, 25 का दूसरा हिस्सा यानी कि 25 हो जाएगा, दूसरा हिस्सा 50 हो जाएगा, तीसरा हिस्सा हमारे पास यानी कि 75 हो जाएगा, और फिर उसके बाद जाके 100 आएगा ऐसे। तो यानी कि एक हिस्सा जो है हम वो, चूँकि हमारे पास एक हिस्सा 25 है, 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो उस 25 को ऐड करते जाएं, हमारे पास 4 हिस्से इसके बन जाएंगे। ठीक, यहाँ भी हमारे पास हम इस टाइम यानी कि इस टाइम टी को हम जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो एक हिस्सा t/4 हो गया, तो t/4 प्लस t/4 वो t/2 आ जाता है, प्लस t/4 3t/4 और प्लस t/4 से अगेन t आ जाता है। तो हम ये देखेंगे कि इतने टाइम में हमारे पास वेव कहाँ जा रही है। पहला पॉइंट ये है कि जब अब आपके पास टाइम जो है वो यानी कि इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये इसमें पुट करेंगे, जब टाइम 0 होगा तब हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं, जब टाइम हमारे पास यानी कि इसको पुट करते हैं, पुटिंग इन 1, जो यहाँ करेंगे वो वहाँ, जो यहाँ होगा वो उसको यहाँ प्लॉट भी करेंगे। तो हमारे पास जब x क्या आएगा, x इज इक्वल टू x0 cos ऑफ 2π/t मल्टीप्लाई बाय 0। तो इससे हमारे पास आ जाएगा कि x0 cos ऑफ, ये मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, तो cos 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो x इज इक्वल टू x0। इसका मतलब है कि जब टाइम 0 होगा तो हमारे पास इसको हम यहाँ पुट करेंगे। टाइम 0 ये है, ये लाइन मुकम्मल 0 की है, जब टाइम 0 था तो मेरे पास वैल्यू यहाँ आ रही है, इस पॉइंट पे वैल्यू हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो मैंने पहली वैल्यू, बाद में इसको ज्वाइन करेंगे, इसको प्लॉट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। दूसरा पॉइंट में हमारे पास मैं कहता हूँ कि अगर t मेरे पास ये t हो जाए, ये t/4, इतना टाइम गुजर जाए, ठीक है, इतने टाइम में तो हमारे पास पॉइंट यानी मैक्सिमम आ गया। अब इस टाइम में मेरे पास पॉइंट कहाँ आएगा, तो यहाँ पुट करते हैं x इज इक्वल टू x0
कॉज ऑफ 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइड बाई 4। टी और टी आपस में कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ पाई बाई 2। पाई बाई 2 हमारे पास पाई होता है 180 डिग्रीज़ के बराबर, तो पाई बाई 2 हमारे पास 90 हो गया, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो जब मैंने यानी कि ये टाइम गुजर रहा है तो x 0 यानी कि 0 तो हमारे पास यही पॉइंट है, तो इस पॉइंट में हमारे पास यानी कि जब x 0 आ गया तो मेरे पास यानी कि यहाँ आ गया है दूसरे पॉइंट में, इतने टाइम में हमारे पास पॉइंट ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब आ गया थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में टाइम हमारे पास ये वाला पुट करेंगे t डिवाइड बाई 2, t डिवाइड बाई 2 पुट करें तो आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइड बाई 2। तो टी और टी कट गया, 2 और 2 कट गए, तो हमारे पास आ गया कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ पाई, यानी कॉज ऑफ पाई का मतलब कॉज 180, और जो हमारे पास बराबर होता है -1 के, तो x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट के बराबर आ जाएगा। यानी कि इतने टाइम में हमारे पास माइनस एक्स नॉट तो ये है, तो हमारे पास इतने टाइम में हम इस पॉइंट को यानी कि इतने टाइम में हमारे पास x की वैल्यू ये आ रही है। अब फोर्थ वाले पे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि t जब हमारे पास 3t/4 हो जाएगा, जब 3t/4 हो जाएगा इस इक्वेशन में पुट करो x नॉट कॉज ऑफ 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई 3t डिवाइड बाई 4। तो आंसर हमारे पास वैल्यू आ गई, टी और टी कट जाते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो इससे आता है कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ 3 पाई डिवाइडेड बाई 2। 3 पाई हमारे पास 180 है, तो हमारे पास आ जाएगा 540 डिवाइड बाई 2, जिससे आता है 270। ठीक है, जब कॉस की वैल्यू 90 भी 0 थी तो 270 भी हमारे पास 0 होगी, तो x इज इक्वल टू अगेन 0। अगेन 0 का मतलब है कि इसको यहाँ से फिर वैल्यू इस वैल्यू में फिर 0 आ गई, तो 0 हमारे पास मैं यहाँ प्लॉट कर लूँगा अगेन। ठीक है, और लास्ट पॉइंट को हम यहाँ ड्रा कर ले, यहाँ एक्सप्लेन कर लेते हैं कि लास्ट पॉइंट हमारे पास है यानी कि फिफ्थ वाला, जिसमें मैं t को पुट करता हूँ मुकम्मल t, ये वाला कितने टाइम में क्या होगा, इतने टाइम में हमारे पास होगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी। टी और टी आपस में कट गए, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ 2 पाई। ठीक है, कॉज ऑफ 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। जब कॉज 0 हमारे पास बराबर था यानी कि 1 के बराबर, तो कॉज 260 भी हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 के, तो हमारे पास x इज इक्वल आएगा एक्स नॉट। तो इसमें हमारे पास वैल्यू जो है वो फिर आ गई है, कहाँ आ गई हमारे पास एक्स नॉट, यानी कि इतने टाइम में हमारे पास फिर मैक्सिमम वैल्यू आ गई, जो मैं यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ कि ये आ गई। अब इन सब वैल्यूज़ को आपस में मिला दें तो मेरे पास कुछ इस तरह से वेव बन जाएगी। लुक एट दिस, इस तरह से वेव बन जाएगी। लुक एट दिस, इसे साइनोसाइडल वेव भी कहा जाता है। इसमें डिस्टर्बेंस बहुत कम होती है, इसलिए इस किस्म की वेव्स को ऐसी मोशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब आप खुद देख सकते हैं कि इस वेव में यानी कि जो इन्होंने बुक में डायरेक्ट वेव ड्रा की है वो बेसिकली इसी फार्मूले से ऐसे निकाली गई है, इस वेव को ऐसे ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ये हमारे पास बहुत सिंपल, हम देख अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊँ यानी कि टी के बाद हम आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं, 5t/4 भी कर सकते हैं। तो 5t/4 पर अगर मैं यहाँ पुट करूँगा इसी इक्वेशन में, तो मेरे पास ये वेव यहाँ फिर आएगी, फिर उसके बाद फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, तो ये एक मोशन इस तरह कंटिन्यू होगी और एक वेव जो है हमारे पास ऐसी ही बनती जाएगी। अच्छा, अब जो हमारे पास लास्ट है इसका वो है फेस चेंज, जिसमें मैंने पहले बात की थी कि इन फेज़ होगा या आउट ऑफ फेज़ होगा। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम ये करते हैं कि जो हमने वैल्यू ली थी उसी वैल्यू की हम बात करते हैं। इक्वेशन में हमारे पास जो इक्वेशन थी कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब इसमें अगर हमारे पास फेज़ आ जाएगा तो फेज़ एंगल हमारे पास जो हम फाई की बात करते हैं, फाई हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास फेज़ एंगल है। ये हमारे पास वो एंगल है जिससे हमारे पास फेज़ चेंज होता है कि हमारे पास फेज़ कितना चेंज हो रहा है, उस एंगल को हम शो करेंगे इससे। तो इसको हम ऐसे पुट करते हैं, इसी इक्वेशन में इसको हम ऐसे पुट कर, बिकॉज इसी से हमारे पास फेज़ चेंज आता है। तो इसी इक्वेशन में इसको हम ऐसे पुट कर देते हैं कि कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, कि हमारे पास इसी में वो चेंज आ रहा होता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि वही इक्वेशन जो से पहले हमने ली थी, जहाँ हमने ओमेगा की जगह वैल्यू पुट की थी, उसी इक्वेशन को हम लेंगे,
लेकिन ये फेज़ एंगल के साथ ऐड कर देंगे। फिर ये कहेंगे कि ये फेज़ एंगल को हम डिफरेंट पुट करें, यानी कि हर एक वेव की जब फेज़ एंगल 0 डिग्री होगा तब उस वेव का हम स्टार्टिंग पॉइंट, अब तो ये तो हमें पता चल गया है कि वेव भी हमारे पास बनेगी, वो हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो हमने जो ड्रा किया था कि वेव हमारे पास ऐसे बनेगी, कंटिन्यूसली ऐसे जाएगी। तो हमने सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट जब फेज़ किसी भी क्वांटिटी का अगर फेज़ जो है एंगल वो 0 डिग्री होगा तब हमारे पास उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, और अगर उसका जो है वो 90 डिग्री होगा तब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, अगर 180 डिग्री, तो ये हमारे पास वो फेज़ चेंज आ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है पहले केस में, यानी कि पहले इस इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं जैसे हमने पुरानी इक्वेशन लिखी थी कि cos ऑफ 2π/t मल्टीप्लाई बाई t प्लस फाई। इस इक्वेशन को मैंने लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पहला पॉइंट लेता हूँ कि अगर फेज़ चेंज जो है फाई हमारे पास 0 डिग्री है, यहाँ पुट करते हैं, और फाई 0 डिग्री और टाइम हमारे पास क्या है वो 0 है, यानी कि टाइम 0 और फाई, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा वो ड्रॉ भी करेंगे, इसी में पुट करते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ 2π/t मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ 0 प्लस 0। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट आ जाएगा, बिकॉज कॉज 0 से हमारे पास 1 आता है, तो हमारे पास इस वैल्यू का जो स्टार्टिंग होगा हमारे पास यानी कि मैक्सिमम से होगा। लेकिन एक पॉइंट ये है कि हमारे पास मैक्सिमम ये भी हो सकता है और मैक्सिमम ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि ऐसे भी मैक्सिमम आ सकता है, यानी कि जब यहाँ 0 से स्टार्ट होगा तो ये वैल्यू ऐसी भी आ सकती है और ऐसी भी आ सकती है। तो हमें ये मालूम करना है कि ऊपर जा रही है या नीचे, उसके लिए हम एक स्टेप आगे चले जाते हैं, एक स्टेप सिर्फ हम इसको ऐसे पुट करते हैं कि लेट सपोज, यानी कि थोड़ा सा इस टाइम को एक स्टेप आगे लेके चले जाते हैं। हम कहते हैं कि 5 वही 0 हो, लेकिन टाइम जो है हमारे पास वो t/4 पुट कर लें, तो हमारे पास इस इक्वेशन आ जाएगी कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ 2π/t मल्टीप्लाई बाई t/4 प्लस 0, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये 2 1 0 2 2 0 4, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ π/2 प्लस 0 यानी कि 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू यानी कि एक्स नॉट कॉज ऑफ 0 यानी कि 0, तो हमारे पास यह वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर, ठीक है, ये वैल्यू 0। इसका मतलब है कि इसके बाद जब ये स्टार्ट लेगा मैक्सिमम से, यानी कि इसके अगर मैं वेव ड्रा करूँगा तो मैं ऐसे ड्रा करूँगा कि ये मैक्सिमम से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट लेगा, लेकिन यहाँ से स्टार्ट लेने के बाद ऐसे आएगी ये वेव, ठीक है, मैक्सिमम से स्टार्ट लेने के बाद ये ऐसे आएगी ये वेव, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ड्रॉ करते हैं। अच्छा, सेकंड हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, सेकंड ये है कि अगर हम t इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं और थीटा हमारे पास 90 डिग्री होता है, तो उसको हम ऐसे ही पुट करेंगे 2π/t मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 90, तो इससे हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ 0 प्लस 90, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट, वो जैसे मैंने पहले बात की कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारे पास कहाँ से शुरू हो रहा है वो बहुत ज़रूरी है, उसको एक्सप्लेन करें। जैसे इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस इक्वेशन में हमारे पास हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ये आ रहा है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से वेव डायरेक्टली ऐसे जाएगी, ठीक है। इसी में अगर हम इस t की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करते जाएँ तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है इसकी जो वेव है वो भी उसी तरीके से बनती जाएगी, ठीक है। तो हम इसके यहाँ भी हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, तो यहाँ से ऐसे भी शुरू हो सकता है, ऐसे भी शुरू हो सकता है। तो जिस तरह मैंने यहाँ बात की थी कि हमें एक स्टेप अगर हम आगे चले जाएँ तो हमें वेव का आगे पता चल सकता है। जिस तरह यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ यानी कि यहाँ से नीचे ऐसे आएगी, जब मैंने दूसरा पॉइंट उसका क्लियर किया तो वो 0 आ रहा था, यानी कि इसके बाद वेव सीधा इधर आएगी तो ऊपर से ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में भी हम एक स्टेप आगे चले जाते हैं, क्योंकि इस वेव को मैं डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकता, ऐसे भी हो सकती है। तो एक स्टेप आगे जाने के लिए मैं ऐसे t को t/4 पर पुट कर देता हूँ, और जो हमारे पास थीटा है वो वही 90 रहे, तो हमारे पास आ जाएगा कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ 2π/t मल्टीप्लाई बाई t/4 प्लस 90, ऐसे t और t कट जाएगा, 2 1 0 2 0 4, तो आ जाएगा एक्स नॉट कॉज ऑफ π/2 प्लस 90, π/2 भी 90 है, ये भी 90 है, 90 प्लस 90 180,
तो एक्स नॉट हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स नॉट, यानी cos 180 हमारे पास -1 के बराबर। तो इसका मतलब है कि ये वेव यहाँ से शुरू हुई 0 से, 0 के बाद ये हमारे पास सीधा नीचे आएगी और फिर उसके बाद ऐसे ऊपर जाएगी। तो ये वेव ऐसे स्टार्ट होगी, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, ठीक है। अब जो लास्ट वाला है हमारे पास थर्ड वाला, जिसमें हमारे पास वही t = 0 होगा, लेकिन फेस डिफरेंस हमारे पास अगर हम 180 डिग्री ले लें तो x = हमारे पास आ जाएगा x नॉट cos ऑफ 2π/t × 0 प्लस 180। तो इसे आ जाएगा x नॉट cos ऑफ 0 प्लस 180, यानी कि x = -x नॉट, यानी कि इस वेव का जो स्टार्ट होगा वो हमारे पास कहाँ से होगा, यहाँ से, बिकॉज माइनस ये प्लस है और ये माइनस, तो यहाँ से हमारे पास वेव स्टार्ट होगी और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि इन तीनों में, यानी कि फेस डिफरेंस हमने स्टार्ट यहाँ से किया कि फेस डिफरेंस में हमारे पास कैसे जो है हमने इस इक्वेशन को निकाला और फेस डिफरेंस को ऐड किया, और फिर ये मालूम किया कि इन तीनों केसेस में जब फेस डिफरेंस 0 होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा वेव का, फेस डिफरेंस हमारे पास 90 होगा, तो स्टार्टिंग ये होगा। और एक स्टेप इसलिए क्यों गए क्योंकि ये पॉइंट ऊपर भी जा सकते, इसलिए एक पॉइंट से मालूम किया कि नीचे आ रहा था, तो इसलिए हमने इस वेव को नीचे से ड्रॉ किया। और जब स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास, यानी कि जब फेस डिफरेंस 180 डिग्री होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास यहाँ से शुरू होगा। तो ये 3 किस्म की वेव। अब इन 3 किस्म की वेव को मैं जो डायग्राम है उसको मैं नाम दे देता हूँ। ये मेरे पास सपोज डायग्राम ए है, इसको मैं डायग्राम को मैं बी नाम दे देता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ सी का। अब आप खुद देखें इसमें से ए, बी और सी में से इन फेस कौन सी है और आउट ऑफ फेस कौन सी है, हम देख सकते हैं। यहाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन फेस कोई भी नहीं है ए, बी और सी में, क्योंकि सबका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, ठीक है। तो इन फेस तो कोई भी नहीं है। आउट ऑफ फेस कौन कौन सी है, तीनों आपस में आउट ऑफ फेज है। ए और बी आपस में आउट ऑफ फेज हैं, बी और सी आपस में आउट ऑफ फेज हैं, और ए और सी आपस में आउट ऑफ फेज हैं। ये भी हम बात कर सकते हैं। और लीडिंग, अगर लैगिंग की बात की जाए तो ये लीडिंग कर रही है, ये लैगिंग कर रही है, ये भी, ये इससे यानी कि लैगिंग कर रही है, ये इससे लीडिंग कर रही है, यानी कि ये लीडिंग कर रही है इससे, ये लीडिंग कर रही है इससे, और ये लैगिंग कर रही है इससे। इस तरह अगर इसको मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि ए इज़ लीडिंग बी। अब यहाँ हमने एंगल लिखना है कि कितने एंगल से लीड कर रहा है। यहाँ मैं लिखता हूँ कि बी इज़ लीडिंग सी बाय, ठीक है। या मैं इसका ये स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए इज़ लीडिंग सी बाय, यानी कि ए बी से भी लीड कर रहा है, ठीक है, ए सी से भी लीड कर रहा है, बी सी से लीड कर रहा है, ठीक है। इसको अगर हम उल्टा पढ़ें तो लैगिंग भी हो रही है। तो कितने एंगल की लीडिंग हो रही है हम खुद देख सकते हैं। मैं खुद आपको दिखाता हूँ कितने एंगल की हो रही है। हमने जो स्टार्ट किया था एंगल हमने रिपोर्ट किया था 0 डिग्री। ए और बी के दरमियान जो एंगल का फ़र्क है वो 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो फ़र्क आ रहा है वो भी 90 डिग्री। ए जो है वो बी से 90 डिग्री लीड कर रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। और अगर आप देखो बी और सी के दरमियान जो हमने एंगल पुट 90 और 180, तो 90 और 180 के बीच में जो फ़र्क होता है वो भी 90 डिग्री। तो यहाँ भी हमारे पास 90 डिग्री की लीडिंग हो रही है। जबकि ए और सी को अगर देखो तो ए हमारे पास हमने पुट किया था 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, और सी हमने पुट किया है 180 डिग्री। तो फ़र्क कितना आ गया, 180 डिग्री ना। तो यानी कि ए और सी के दरमियान हमारे पास जो एंगल का लीडिंग हो रही है वो 180 डिग्री। और हम ये भी कह सकते हैं कि ए एंड सी आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। ए और सी आपस में आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री हैं। बी और सी आउट ऑफ फेज 90 डिग्री हैं। ए और बी आपस में आउट ऑफ फेज 90 डिग्री। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि और भी ऐसे वीडियोस आपको मिल सकें और सीखने को बहुत कुछ मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।